तो हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो बच्चों, करते हैं आज की रिवीजन क्लास स्टार्ट। तो हम ऑलरेडी अपने डायरेक्टर्स के पहले 2 चैप्टर्स कर चुके हैं रिवाइज। उन दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं बेटा अपने डायरेक्टर्स का तीसरा और आखिरी चैप्टर। तो बेटा डायरेक्टर्स का ये लास्ट टॉपिक आता है। टॉपिक आपका नाम रहता है अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन। तो यहाँ पर हम कुछ केएमपीज वगैरह की बातें करते हैं इस चैप्टर में, और उनके रेम्युनरेशन की बातें करेंगे। चैप्टर थर्ड रहता है डायरेक्टर्स का, और सेक्शन 196 से लेकर 205 तक जाता है। डायरेक्टर्स के तीनों चैप्टर में सबसे छोटा और सबसे आसान चैप्टर बेटा यही वाला रहता है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू करते हैं फटाफट से रिवीजन स्टार्ट। अगेन रिवीजन के लिए मैं अपनी कॉम्पैक्ट बुक का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये बुक अगर आपको एक्सेस करनी है, अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फ्रॉम देयर यू कैन परचेज। तो आते बेटा सीधा इस चैप्टर के ऊपर और करते हैं डिस्कशन स्टार्ट। तो सबसे पहली बात बेटा इस चैप्टर में हमने क्या सीखी थी कि कंपनीज में कभी कभी कुछ केएमपीज आपको देखने को मिलते हैं। केएमपीज में जनरली कौन आ जाते हैं? एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, ये सब लोग आपके केएमपी में आते हैं। तो क्या हर कंपनी में आपको ये वाले पद देखने को मिले? क्या ये इंपॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है? द आंसर इज नो। तो किस किस कंपनी में बेटा केएमपी आपको देखने को मिलेंगे और कौन कौन से केएमपी देखने को मिलेंगे, ये बात बताता है आपको इसी चैप्टर का सेक्शन नंबर 203। तो सबसे पहले हम इसी सेक्शन पर आए थे बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सन। और इस सेक्शन ने क्या कहा थी कि जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है या कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, इन कंपनीज में बेटा ये वाले केएमपीज का होना जरूरी है। दैट इज इस कंपनी को ये 3 केएमपीज तो हायर करने ही पड़ेंगे। कौन से जी? पहले ऑप्शन में या तो एमडी या सीईओ या मैनेजर या डब्ल्यूटीडी। तो इन चारों में से कोई एक होना मैंडेटरी है। क्या सर एमडी डब्ल्यूटीडी भी हो सकता है? यस। एमडी सीईओ भी हो सकता है? यस। पर बेटा बस एक चीज का ध्यान रखना, और एमडी और मैनेजर ये दोनों नहीं हो पाएंगे, बिकॉज इस पर बैन लगाता है आपका सेक्शन 196। दूसरा केएमपी बेटा कौन सा? सीएस। और तीसरा कौन सा? सीएफओ। तो ये 3 केएमपीज तो पक्का पक्का इन कंपनीज में होने चाहिए। पर जैसे बेटा ये लॉ बना तो कंपनी सेक्रेटरीज ने यहां पर स्ट्राइक करी थी, और उनके बेनिफिट के लिए एक और अमेंडमेंट है। और उसने क्या कहा कि जी जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उन प्राइवेट कंपनीज में बेशक बाकी केएमपी हो या ना हो, पर इन्हें एक सीएस को अपॉइंट करना हो जाता है मैंडेटरी। तो बेटा लॉ क्या बना? लिस्टेड और इन पब्लिक कंपनीज के लिए तीनों टाइप के केएमपीज मैंडेटरी हैं। प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो बाकी केएमपीज अपॉइंट करे या ना करे, सीएस तो वो पक्का पक्का अपॉइंट करेंगे। अगली बात बेटा यहां पर आई थी आपकी चेयरपर्सन प्लस एमडी एंड सीईओ की। इस सेक्शन ने क्या कहा कि किसी भी कंपनी के जो एमडी या सीईओ है, आप उन्हें चेयरपर्सन का पद मत देना। यहां पर मैंने आपको बताया था बेटा, ये सीएमडी के पद की बात करता है, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जो कंपनी के एमडी या सीईओ में है, अगर कंपनी उन्हें ही चेयरपर्सन का पद देना चाहेगी तो सेक्शन ने क्या कहा जी संभव तो है, पर उसके लिए आपको 2 चीजें देखनी है। या तो बेटा कंपनी हो सिंगल बिजनेस में, अगर सिंगल बिजनेस में बहुत बढ़िया, आप उन्हें पद दे सकते हो, बिकॉज बिजनेस लिमिटेड है, ये चेयरपर्सन, एमडी और सीईओ ये सारे काम एक साथ संभाल सकता है। या बेटा अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेस में है, वहां पर लॉ ने क्या कहा था जी, कंपनी आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आप मल्टीपल बिजनेसेस में हो तो उस केस में आप एमडी या सीईओ को चेयरपर्सन कब बना पाओगे? या तो कंपनी आप अपने आर्टिकल में स्पेसिफिकली इस चीज की पावर लिख दीजिए। अगर कंपनी आप आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली पावर नहीं लिखेंगे तो उस केस में बेटा ये प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज जो हैं, सिर्फ यही कंपनी अपने एमडी या सीईओ को चेयरपर्सन नियुक्त कर सकती हैं, प्रोवाइडेड ये कंपनीज अपने हर बिजनेस के लिए एक अलग अलग सीईओ को करें अपॉइंट। मतलब सिंपली अगर बच्चों इस बात को मैं ले डाउन करूं, तो आज अगर कोई कंपनी अपने एमडी या सीईओ को चेयरपर्सन का पद देना चाह रही है, लेट्स सपोज एमडी को चेयरपर्सन बनाना चाह रही है, तो उसका वो कैसे होगा? या तो बेटा कंपनी हो सिंगल बिजनेस में, सिंगल बिजनेस में हो तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर बेटा कंपनी मल्टीपल बिजनेस में है, तो इन दैट केस आप एमडी को चेयरपर्सन का पद कब दे पाएंगे? या तो बेटा सबसे आसान तरीका, आप आर्टिकल्स में ही बात लिख दो। पर अगर आपने आर्टिकल में स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा, तो सिर्फ और सिर्फ बेटा ये प्रिस्क्राइब्ड एंड नोटिफाइड कंपनीज ही अपने एमडी या सीईओ को चेयरपर्सन का पद दे सकती है। बस इस केस में ध्यान रखना, उन्हें अपने हर बिजनेस के लिए एक अलग सीईओ अपॉइंट करना है, क्योंकि बेटा अगर हर बिजनेस के लिए अलग अलग सीईओ होगा तो उस केस में एक्सपर्टीज आ जाएगी, काम मैनेज हो जाएगा। और बेटा यहां पर प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज कौन सी थी? ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल है 100 करोड़, ध्यान रखना यहां पाता एंड उसकी टर्नओवर है 1000 करोड़ या उससे ज्यादा। तो ये दोनों क्राइटेरिया जो कंपनी पूरा करती होंगी, वो फिर अपने एमडी या सीईओ को चेयरपर्सन का पद दे सकती है। अगली बात बेटा इस सेक्शन ने क्या बताई कि कोई भी पर्सन किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर सिर्फ एक ही कंपनी का होल टाइम केएमपी हो सकता है। एक समय पर आप मल्टीपल कंपनीज में केएमपी नहीं हो सकते, पहली बात। पर इसकी एक एक्सेप्शन क्या बनी? अगर आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के अंदर केएमपी बनना चाहे तो ये करना संभव है। तो बेटा सेक्शन ने क्या कहा, कोई भी कंपनी आज केएमपी अगर अपॉइंट करना चाहती है, केएमपी अपॉइंट करने के लिए एक तो कंपनी आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना, और वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी के अंदर केएमपी होगा। पर इसकी एक एक्सेप्शन क्या आती है? सब्सिडरी। अब बेटा इन दोनों बातों को बड़े ध्यान से समझना। लॉ ने पहली बात तो कही कि कोई भी पर्सन किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ही कंपनी में केएमपी, और अपॉइंट होने के लिए आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। बस ध्यान रखना, ये बोर्ड रेजोल्यूशन सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ही पास होगा, यहां पर आपका आरबीसी अलाउड नहीं होता, बिकॉज ये बात सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 में लिखी हुई थी। तो बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके आप किसी भी केएमपी को अपॉइंट करते हो। पर बेटा यहां पर हमने एक बात समझी थी कि बेटा अगर कंपनी में आप एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर ये वाले के एमपीज अपॉइंट करना चाह रहे हो, और इनके अलावा फॉर एग्जांपल सीईओ, सीएफओ, सीएस ये वाले के एमपीज अपॉइंट करना चाह रहे हो, तो बेटा ये 3 के एमपीज अपॉइंट करने के लिए तो आप बस सेक्शन 203 में एक बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करते हो, आपका काम चल जाता है।
पर जो एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर है, इनको अगर आप अपॉइंट करना चाह रहे हो तो बेटा एक तो बोर्ड मीटिंग में आप रेजोल्यूशन पास करते हो सेक्शन 203 में, साथ में आपको सेक्शन 196 की बातें भी इन तीन टाइप के केएमपीस के लिए फॉलो करनी पड़ती है। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो सीईओ सीएफओ सीएस है, ये तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग के रेजोल्यूशन से अपॉइंट हो जाते हैं, पर ये जो तीन केएमपीस आ रहे हैं इस चैप्टर में बेटा, इन तीन केएमपीस को हम एक नाम दे देते हैं मैनेजीरियल पर्सन। तो ये तीन केएमपीस अपॉइंट करने के लिए 203 के बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन पास होगा, और उसके बाद 196 में भी कुछ प्रोसीजर आएगा कि मेंबर्स अप्रूवल लो, शेड्यूल 5, वो वाली बातें भी आप सेपरेटली फॉलो करते हो। दूसरी बात बेटा, इस सेक्शन ने क्या कही, एक पर्सन किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ही कंपनी का केएमपी हो सकता है। हालांकि इसकी एक एक्सेप्शन क्या दे दी गई, आप उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में भी केएमपी का पद होल्ड कर सकते हो। तो सब्सिडरी कंपनी में केएमपी होना अलाउड है। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी के सीएफओ, अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के, तो आज अगर आप उसकी किसी ग्रुप कंपनी, सॉरी सब्सिडरी कंपनी के भी सीएफओ बनना चाहो, अलाउड है। और ध्यान रखना बेटा, जनरल क्लॉजेस एक्ट अप्लाई करके हम क्या कहते हैं, यहां पर ये जो वर्ड सब्सिडरी आता है, इसमें सब्सिडरीज भी कवर्ड है, मतलब आप मल्टीपल सब्सिडरीज में भी केएमपी का पद होल्ड कर पाओगे। फिर बेटा इस सेक्शन के अंदर आई एक दूसरी एक्सेप्शन, इस पे जितने चांद सितारे चावल लगा लेना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसने क्या कहा कि जी आज अगर कंपनी चाहे तो वो अपने यहां पर किसी पर्सन को एमडी का पद दे सकती है, और पद कब दे पाएगी, अगर वो पर्सन बेटा किसी दूसरी कंपनी में एमडी या मैनेजर है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन ऑलरेडी किसी दूसरी कंपनी का एमडी या मैनेजर था, कंपनी आप उसे अपने यहां एमडी अपॉइंट कर सकते हो, पर यहां पर आपको डायरेक्टर्स का पास करना पड़ेगा यूनानिमस रेजोल्यूशन। और बेटा ये कंपनीज एक्ट का तीसरा और आखिरी केस आता है जब आपको यूनानिमस रेजोल्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। यूनानिमस का मतलब, अगर कंपनी में 10 डायरेक्टर थे, आपने बोर्ड मीटिंग बुलाई, मीटिंग में 8 डायरेक्टर आए, तो आठों के आठों का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। दैट इज जितने डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है सबका कंसेंट। सर अगर 7 फेवर में 1 अगेंस्ट में पास नहीं होगा, सर 7 फेवर में 1 ने वोट नहीं डाला, तब भी यूनानिमस पास नहीं होता। जितने डायरेक्टर मीटिंग में बेटा सबका कंसेंट आपको लेना पड़ेगा। तो क्या कहा भाई, अ पर्सन में बी अपॉइंटेड एज एमडी इफ ही इज एमडी या मैनेजर ऑफ अदर कंपनी, पर इस केस में यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए। और बेटा यहां पर ध्यान रखना, अगर कोई पर्सन किसी दूसरी कंपनी में एमडी या मैनेजर है और कंपनी उसे अपने यहां एमडी तो नहीं पर मैनेजर के पद पर अपॉइंट करना चाहेगी, यह चीज करना संभव नहीं है। लॉ ने क्या कहा है, कंपनी आप बस उसे एमडी रख पाओगे। तो बेटा इन तीनों बातों को मैं रिकलेक्ट करूं, किसी भी केएमपी को अपॉइंट करने के लिए बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन चाहिए, कुछ केएमपीस के केस में 196 भी फॉलो होगा। दूसरी बात, एक समय पर आप एक ही कंपनी के केएमपी हो गए, पर चलो सब्सिडरी के हो जाना। और लास्ट लीजिए, अगर कंपनी किसी को अपने यहां एमडी रखना चाह रही है जो ऑलरेडी किसी दूसरी कंपनी का एमडी या मैनेजर है, ऐसे केस में यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए। और सर अगर हमारी कंपनी में कोई होल टाइम डायरेक्टर है, तो वो क्या किसी और कंपनी, सब्सिडरी को अगर छोड़ दे, किसी और कंपनी में केएमपी का पद नहीं होल्ड कर सकता? नहीं। पर बेटा क्या वो वहां पर एक नॉर्मल डायरेक्टर का पद होल्ड कर सकता है, फॉर एग्जांपल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? द आंसर इज यस। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन के साथ कोई केएमपी बेटा किसी दूसरी कंपनी में केएमपी तो नहीं हो पाता, पर वो एक नॉर्मल डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद होल्ड कर पाएगा। ये बेनिफिट भी आपको इसी सेक्शन ने दिया है। और बेटा कभी भी अगर किसी केएमपी के ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी राइज हुई, फॉर एग्जांपल सीएस की डेथ हो गई, तो ऐसे केस में बेटा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगले 6 महीने में उस कैजुअल वैकेंसी को फिल करते हैं। ये 6 महीने का टाइमलाइन आपका एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बेटा बात है आपकी सेक्शन 203 में कि किस किस कंपनी में केएमपी की आवश्यकता होती है और कौन कौन सा केएमपी कैसे कैसे अपॉइंट होगा। पर मैंने क्या कहा बेटा, 3 ऐसे केएमपीज होते हैं जिनके लिए आपको अलग से सेक्शन 196 की बातें फॉलो करनी पड़ती हैं, और वो 3 केएमपीज बेटा कौन से, आपके एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर। तो आ जाते हैं बेटा सेक्शन 196 जो आपका अप्लाई करता है एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, और इन तीनों को हम एक नाम क्या दे देते हैं, मैनेजीरियल पर्सन। और इस सेक्शन में बेटा सबसे पहली बात तो क्या कही, कंपनी आप एमडी एज वेल एज मैनेजर ये दोनों अपॉइंट नहीं कर सकते। कंपनी में या तो एमडी होगा या मैनेजर होगा, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दूसरी बात बेटा, किसी भी एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर को कंपनी आप मैक्सिमम जो टर्म ऑफर करोगे, आप टर्म ऑफर कर सकते हो 5 साल की। 5 साल से ज्यादा का टर्म आप ऑफर नहीं कर पाओगे। पर सर क्या हम इनका अपॉइंटमेंट रिन्यू कर सकते हैं? यस। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। 5 साल के लिए आप उनको अपॉइंट करने के बाद उन्हें रीअपॉइंट कर सकते हो, पर उनका रीअपॉइंटमेंट कब होगा? उनके आखिरी साल वाले टेन्योर में। सर इसका मतलब, फॉर एग्जांपल कंपनी ने बेटा एमडी अपॉइंट किया था 2020 में, 2025 तक के लिए आपने उन्हें एमडी अपॉइंट कर रखा था। तो बेटा आज अगर कंपनी को उनका काम अच्छा लगे और कंपनी कह रही है मैं 2023 में ही इनको रीअपॉइंट कर रही हूं और आगे का रीअपॉइंटमेंट का पीरियड आज ही डिसाइड कर रही हूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। लॉ ने कहा है जी आप उन्हें रीअपॉइंट करना जब वो अपना आखिरी साल या लास्ट ईयर ऑफ टेन्योर सर्व कर रहे होंगे। तो जो इनका आखिरी साल कंपनी में चल रहा होगा, इसी समय आप इनको रीअपॉइंट कर सकते हो। बार बार रीअपॉइंट कर पाओगे, पर आखिरी साल वाले टेन्योर में ही वो रीअपॉइंट होंगे। इससे पहले अगर आप उन्हें रीअपॉइंट करना चाहोगे, वो यहां पर करना संभव नहीं होता। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में वाला पॉइंट पूछा जाता है। अगली बात बेटा इस सेक्शन में बताई कुछ डिस्क्वालिफिकेशन कि कंपनी अगर आप एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर अपॉइंट करना चाह रहे हो, ऐसे केस में उन पर आती है कुछ डिस्क्वालिफिकेशन। तो बेटा यहां पर जो डिस्क्वालिफिकेशन आई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, जो एमडी और डब्ल्यूटीडी है वो तो कंपनी में डायरेक्टर भी पक्का है, पर जो मैनेजर होता है बेटा, मैनेजर क्या कंपनी चाहे तो किसी डायरेक्टर को भी रख सकती है? यस। और क्या किसी नॉन डायरेक्टर को भी रख सकती है? यस। तो बेटा जो एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर हैं,
इन तीनों को सेक्शन 196 में जो ये डिस्क्वालिफिकेशन दी है, इनका ध्यान तो रखना पड़ता है। पर बेटा जो ये डायरेक्टर्स होते हैं, इनको साथ में एक और सेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा? 164। तो आपने जो चैप्टर फर्स्ट में सेक्शन 164 पढ़ा था, वो डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन का था। तो ये वाले एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर उस सेक्शन की बातों का भी ध्यान रखते हैं, इस सेक्शन की बातों का भी ध्यान रखते हैं। पर अगर कंपनी ने किसी नॉन डायरेक्टर को मैनेजर रखा है, तो बेटा क्योंकि ये डायरेक्टर नहीं है, इस पर 196 तो लगेगा, पर इस पर 164 अप्लाई नहीं करता। आई होप बेटा ये बात आपको ध्यान आ गई हो। तो देखते हैं भाई 196 में एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर की क्या एक्स्ट्रा डिस्क्वालिफिकेशन यहां पर आपको दी गई। सबसे पहली बात बेटा, एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर बनने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल, मैक्सिमम एज लॉ ने फिक्स करी है 70 साल। अब बेटा 21 साल वाली लिमिट को तो आप नहीं तोड़ सकते, मिनिमम 21 तो होना पड़ेगा। पर 70 इयर्स अगर कोई पर्सन बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो लॉ ने कहा जी 70 साल या उससे ज्यादा की किसी एज के पर्सन को भी आप अपना एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर अपॉइंट कर पाओगे, पर ऐसे केस में आपको मेंबर से एसआर पास करवाना पड़ेगा। तो जी हमने जनरल मीटिंग बुलाई, एसआर पास हो, बहुत बढ़िया। पर बेटा हमने जनरल मीटिंग बुलाई, जनरल मीटिंग में लेट्स सपोज 1000 वोट्स कास्ट हुए, एसआर तो पास नहीं हुआ, पर 600 वोट्स फेवर में थे, 400 वोट्स अगेंस्ट में थे। तो लॉ ने यहां पर बेटा एक और रेमेडी क्या दिया कि अगर जनरल मीटिंग में बाई चांस एसआर पास नहीं हो रहा, पर जनरल मीटिंग में फेवर वाले वोट्स अगेंस्ट से ज्यादा आ गए, तो ऐसे केस में भी कंपनी आप उन्हें एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर रख सकते हो, पर यहां पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बेटा ये वाली बात भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है, भर भर कर इस पे इंस्टीट्यूट ने कई बार सवाल बनाया, तो ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर फेवर वाले वोट्स अगेंस्ट से ज्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से काम हो जाएगा। और बेटा इस पूरे चैप्टर में सीजी का अप्रूवल हम इसी एक जगह पर लेते हैं, इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की कोई रिक्वायरमेंट अब नहीं है। अगली बात बेटा, आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए और आप कभी भी इंसॉल्वेंट हुए भी ना हो। ध्यान रखना बेटा 164 क्या कहता था कि आप अभी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ना हो, या आपने खुद से एप्लीकेशन ना फाइल कर रखी हो, पर एक बार आप कोर्ट से डिस्चार्ज हो जाते थे, फिर 164 आप पर नहीं लगता था। पर 196 ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसने क्या कहा जी, जीवन में अगर कभी भी दिवालिया हुए थे तो किसी भी कंपनी के एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर नहीं बन पाओगे। अगली बात बेटा, आपने कभी भी अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट को सस्पेंड ना किया हो या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हो, कभी भी किया, जीवन में कभी भी एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर नहीं बनोगे, एक अलग जन्म आपको डेफिनेटली लेना पड़ेगा। और लास्टली भाई, अगर आपको किसी भी ऑफेंस के लिए 6 महीने से ज्यादा के लिए कन्विक्ट किया गया है, तो ध्यान रखना बेटा ऐसे केस में पूरे जीवन भर आप एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर नहीं बन सकते। तो ये वाला क्लॉज ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर बनने के लिए इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सर एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर अपॉइंट कैसे होंगे? तो बेटा फर्स्ट तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है बोर्ड मीटिंग में, ये बात सेक्शन 203 में भी थी, पर उसके एडिशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साथ में अगली ही जनरल मीटिंग जो भी आएगी, चाहे एजीएम आए चाहे ईजीएम आए, उसमें मेंबर से ओआर पास करवाना पड़ेगा। यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बेटा एक डायरेक्टर एमडी को अपॉइंट कर दिया, एमडी अपॉइंट होने के बाद अगली जनरल मीटिंग आई, ओआर पास नहीं हुआ, तो बेटा ऐसे केस में मीनवाइल उसने जो भी काम किए होंगे, क्या वो काम नल एंड वॉइड हो जाएंगे? नहीं, वो चीज भी लॉ ने यहां पर प्रोटेक्ट करी और उसने कहा जी वेयर अपॉइंटमेंट इज नॉट अप्रूव्ड इन जनरल मीटिंग, एक्ट्स डन बिफोर सच अप्रूवल शैल बी वैलिड। तो जी उस केस में जो आपने पहले काम करे होंगे वो आपके काम रहेंगे वैलिड। तो ध्यान रखना एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर अपॉइंट करने के लिए तो बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होगा, अगली ही जनरल मीटिंग में ओआर से अप्रूवल लेंगे, और फिर बेटा लॉ मेकर ने दी चॉइस, उन्होंने कहा जी या तो सीजी से अप्रूवल ले लो या शेड्यूल 5 की बातों को पूरा कर दो। तो या तो आप शेड्यूल 5 में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है उन्हें कंप्लाई करते हो, बहुत बढ़िया, पर अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो सीजी के अप्रूवल से आप ये काम कर पाओगे। और बेटा शेड्यूल 5 में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, तो ये बात बेटा आपको बताई शेड्यूल 5 के पार्ट नंबर 1 ने, और उसने कुछ एडिशनल ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बताए हैं। तो अगर कोई पर्सन इन ग्राउंड्स में नहीं फंसता तो उस केस में बिना सीजी के अप्रूवल के आप उन्हें एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर अपॉइंट कर सकते हो। पर अगर कोई पर्सन बेटा यहां पर फंस गया, ऐसे केस में वो एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर नहीं बनेगा। तो बेटा एक तो यहां पर आपको कुछ 19 एक्ट्स की एक लिस्ट दी गई थी, और वो कहा गया जी अगर आप इन 19 एक्ट में कभी भी एक भी दिन के लिए जेल गए थे या 1000 रुपए से ज्यादा का फाइन दिया था, तो ऐसे केस में एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर बनने के लिए सीजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगली बात आई बेटा, यहां पर एक एक्ट आया था कॉफी पीसा एक्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। तो अगर आपको इस एक्ट में एक भी दिन के लिए डिटेन किया गया, आप पर 500 रुपए का भी फाइन लगा, तो बेटा ऐसे केस में आप एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर नहीं बन पाओगे, आपको सीजी से अप्रूवल लेना ही लेना पड़ता है। ध्यान रखना बेटा ये वाला एक ज्यादा स्ट्रिक्ट था, पेपर में बड़े ध्यान से पढ़ना, इस पर सवाल आ जाता है कि एक पर्सन ने कॉफी पीस एक्ट में 1000 रुपए का फाइन दिया है, तो बताइए जी क्या वो एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर बन पाएगा? नहीं, आपको सीजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बेटा, आपको इन 19 एक्ट में कभी भी जेल डाला गया या कॉफी पीस एक्ट में डिटेन किया गया, आप एमडी बनना चाहते थे, आपने सीजी से अप्रूवल ले लिया, तो आप यहां पर एमडी बन गए। इसके बाद बेटा आप दोबारा से फिर कभी एमडी बनना चाह रहे हो, क्या बार बार सीजी के पास अप्रूवल लेने जाना है? लॉ ने कहा नहीं, एक बार अगर सीजी का अप्रूवल आ गया
तो फिर आप अपने जीवन में बार बार एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर बन सकते हो। पर ध्यान रखना, अगर दोबारा फिर से कभी कन्विक्ट हो गए तो उसके बाद एमडी नहीं बन पाओगे, फिर से आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये वाली बात भी ध्यान रखिएगा। अगला यहां पर बच्चों पॉइंट का आया कि वही एज वाली बात लिख दी गई और एज वाली बात रिपीट होकर यहां पर आ गई कि जी मिनिमम एज 21 साल 70 साल एसआर पास हो जाए, पर फेवर वाले वोट ज्यादा आ गए तो इस केस में आप सीजी के अप्रूवल से वो वाला काम कर पाओगे। एंड फाइनली बेटा यहां पर एक पॉइंट आया रेजिडेंट इन इंडिया। इस पर भी आजकल इंस्टीट्यूट सवाल बना रहा है कि यू हैव टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया, और यहां पर बेटा रेजिडेंट को अलग तरीके से डिफाइन किया गया कि जो पिछले 12 महीने से लगातार इंडिया में रह रहा हो। तो 12 मंथ से आप कंटिन्यूअसली अगर इंडिया में रह रहे थे तब आप रेजिडेंट कहलाएंगे। अगर आप ये क्राइटेरिया मीट नहीं करते तो सीजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और यहां पर बेटा एक छोटी सी बात चाहो तो और लिख लेना कि जो रेजिडेंसी वाला क्राइटेरिया है ये आपका एससीजेड वाली कंपनीज पर अप्लाई नहीं करता। ये बात यहां पर नोट कर लेना, नॉट एप्लीकेबल ऑन एससीजेड। भैया फुल स्क्रीन कर देना एक बार। तो ये रेजिडेंसी वाला क्राइटेरिया एससीजेड वाली कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता, तो यहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है। फुल स्क्रीन करना भी एक बार। चलिए बेटा, तो ये सारी बातें आपकी आई स्केड्यूल 5 की, तो स्केड्यूल 5 पूरा कर दीजिए। स्केड्यूल 5 अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो सीजी के अप्रूवल फिर आपको रिक्वायर्ड हो जाएगा। एंड जैसे ही बेटा कोई एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर अपॉइंट होता है, उनकी अपॉइंटमेंट के बाद आप एक फॉर्म फाइल करते हो MR1 विद इन 60 डेज। एंड फाइनली बेटा यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या आई कि जो प्राइवेट कंपनीज है बेटा, ध्यान रखना प्राइवेट कंपनी इस सेक्शन से एग्जम्प्ट तो है, पर लॉ मेकर ने प्राइवेट कंपनी को एग्जम्प्ट किया है सिर्फ इस प्रोसीजर से। इसका क्या मतलब है बेटा कि प्राइवेट कंपनी भी ये टाइम पीरियड वाली बात का ध्यान रखेंगे कि वो भी एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर 5 साल से ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं कर सकती, और उन्हें भी ये डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना बेटा, प्राइवेट कंपनी इस सेक्शन की बातों से एग्जम्प्ट है, पर सिर्फ कौन सी बात से? प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, कि आपको ये ओआर स्केड्यूल 5 सीजी का अप्रूवल इन सबको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, पर बाकी सारी बातें एक प्राइवेट कंपनी को माननी पड़ती हैं। एक बार के लिए भैया प्लीज फुल स्क्रीन करिएगा। और बेटा एक छोटी सी बात यहां पर और लिख लेना, एक बार इंस्टीट्यूट ने इस पॉइंट पर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू बनाया था। कौन सा? कि जी गवर्नमेंट कंपनी भी बेटा इस सेक्शन से हो जाती है एग्जम्प्ट। पर ध्यान रखना, गवर्नमेंट कंपनी इस सेक्शन की कौन कौन सी बातों से एग्जम्प्ट है? गवर्नमेंट कंपनी भी बेटा प्रोसीजर वाली बात से एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट कंपनी टेन्योर वाली बात से भी एग्जम्प्ट है, पर गवर्नमेंट कंपनी बेटा इन डिस्क्वालिफिकेशन से एग्जम्प्ट नहीं है। मतलब आज अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर अपॉइंट करोगे, आप ये प्रोसीजर फॉलो करने से एग्जम्प्ट है, आप उन्हें 5 साल से ज्यादा के लिए भी अपॉइंट करेंगे चलेगा, पर डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात फिर भी आप पर अप्लाई कर जाएगी। तो बेटा यहां पर ये जो एग्जम्पशन है काफी डिफरेंटली ड्राफ्टेड है। प्राइवेट कंपनी जो एग्जम्प्ट है, प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्रोसीजर से एग्जम्प्ट है, टेन्योर और डिस्क्वालिफिकेशन उसे भी फॉलो करना है, और गवर्नमेंट कंपनी दो बातों से एग्जम्प्ट है, प्रोसीजर से भी टेन्योर से भी, वो सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन वाली बातों का ध्यान रखती है। तो बेटा इस तरीके से सेक्शन 196 में एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर हो जाते हैं अपॉइंट। तो बेटा ये तो इस चैप्टर का पहला पड़ाव आया, जहां पर आपने सीखा किसी भी कंपनी में केएमपीस वगैरह कैसे आते हैं, केएमपीस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, वो सारी चर्चा यहां पर पूरी हुई। अब आ जाता है बेटा इस चैप्टर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव, दैट इज रेम्यूनरेशन, कि कैसे एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को करती है रेम्यूनरेट। यहां पर लॉ ने बेटा सबसे पहली बात तो क्या कही? रेम्यूनरेशन, कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को कितना दे सकती है, वो बात आप सीखते हो सेक्शन 197 रेड विद 198। पर ये वाली बात है बेटा एक प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं करती। मतलब प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो अपने डायरेक्टर्स को अपना सारा प्रॉफिट भी सैलरी के फॉर्म में उड़ाकर दे सकती है। तो जितनी मर्जी सैलरी डायरेक्टर्स चाहे प्राइवेट कंपनी से निकाल सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज वहां पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट नहीं है। पर बेटा जो पब्लिक कंपनीज होंगी वहां पर हमें डायरेक्टर की सैलरी पर रोक लगाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहां पर डायरेक्टर बने तो कंपनी को खाली कर देंगे, शेयर होल्डर का पैसा लगा, डायरेक्टर सारा पैसा लेकर चले जाएंगे। इसलिए बेटा सेक्शन 197 ने सबसे पहली बात तो यही लिखी कि ये वाला सेक्शन बेटा आपका प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं करता, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी पर अप्लाई करेगा। तो यहां पर नोट भी कर लेना, नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। और जो पब्लिक कंपनी है बेटा, अब वो अपने डायरेक्टर को कितनी सैलरी दे पाएंगी उस पर आ रही है लिमिट, बड़े ध्यान से समझना। लॉ ने बेटा कहा कंपनी आप अपने डायरेक्टर्स को मैक्सिमम इतनी सैलरी दे सकते हो, और जी कैसे कितनी सैलरी दे पाएंगे बेटा, जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे रिवाइज करना। तो कंपनी आप अपने सारे डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर है ओवरऑल सारे डायरेक्टर्स को अपने नेट प्रॉफिट के 11% से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर कंपनी में बेटा सिर्फ एक एमडी या डब्ल्यूटीडी मैनेजर है, उसे आप दे सकते हो 5%। अगर एक से ज्यादा एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर हैं तो बेटा उनको कंबाइन सारों को मिलाकर, फॉर एग्जांपल एक एमडी है 3 डब्ल्यूटीडी है, तो चारों को मिलाकर मैक्सिमम कितना जाएगा? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अगर बेटा एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर के होने के बावजूद कंपनी ने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखे हुए हैं, तो बेटा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के ऊपर ना वर्क का प्रेशर उतना नहीं आएगा। ऐसे केस में वो सारे नॉन एग्जीक्यूटिव मिलाकर इन एग्रीगेट कितना लेंगे? 1%। और अगर एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर कंपनी में नहीं है तो बाकी के डायरेक्टर्स बेटा इन एग्रीगेट कितना ड्रॉ कर सकते हैं? 3%। और बेटा अगर किसी कंपनी में सारी हर टाइप का डायरेक्टर हो, फॉर एग्जांपल एमडी डब्ल्यूटीडीज भी है, उन्हें एग्रीगेट कितना जाएगा? 10। और उनके होने के बावजूद दूसरे हैं, उन्हें कितना जाएगा? 1। तो मिलाकर के देखोगे तो कितना बन जाएगा? 11। तो ओवरऑल का कैप 11 इस तरीके से रखा गया। क्या सर कोई कंपनी इन लिमिट्स को
एक्सीड नहीं कर सकती। लॉ ने कहा जी कर तो सकते हो, पर ऐसे केस में 5, 10, 1, 3 की लिमिट के लिए लॉ ने क्या कहा, आपको एसआर पास करना है, और 11% की लिमिट एक्सीड करने के लिए जनरल मीटिंग में अप्रूवल चाहिए, और शेड्यूल 5 आपको फॉलो करना होगा। बेटा पेपर में आप ये लिखना कि आप जनरल मीटिंग में कंसेंट लोगे, शेड्यूल 5 फॉलो करना है। हावेवर मैं यहां पे आपको बताया था जनरल मीटिंग में ओआर पास करें या एसआर, इस पर डिबेट चलता है। प्रैक्टिकल यहां पर बेटा एसआर पास करवाया जाता है। हावेवर लॉ यहां पर क्लियर नहीं है, पर कोई नहीं, इन लिमिट्स को आप एक्सीड कर सकते हो, पर जनरल मीटिंग में आपको कंसेंट जरूर लेना पड़ेगा। मेंबर से पूछकर ही आप एक्स्ट्रा सैलरी दे पाओगे। और लॉ ने साथ में एक चीज और कही, कंपनी बाई चांस अगर आपने किसी बैंक, पीएफआई, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या सिक्योर क्रेडिटर्स से पैसा उठा रखा, आपने उनके पैसे का डिफॉल्ट किया, तो डायरेक्टर को बेटा सैलरी देने से पहले इनका भी प्रायर अप्रूवल आपको लेना है, क्योंकि इनका पैसा आप चुका नहीं रहे, डायरेक्टर पैसा निकाले जा रहे। तो लॉ ने कहा जी इनसे भी आप साथ में अप्रूवल लेंगे। और यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, यहां पर ये जो वर्ड आया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, तो लॉ ने कहा जी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किए जाएंगे सेक्शन 198 के हिसाब से। बस बेटा जब हम 198 में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखेंगे, वहां पर वो कहते हैं जी डायरेक्टर की सैलरी लेस करने के बाद वाले नेट प्रॉफिट, पर ध्यान रखना जब आप 197 के लिए नेट प्रॉफिट्स को इस्तेमाल करोगे तो डायरेक्टर की सैलरी डिडक्ट किए बिना आपको नेट प्रॉफिट देखना है, बिकॉज डायरेक्टर की सैलरी तो हम निकाल रहे हैं। तो आप पूरा 198 का फॉर्मूला लगाना, उसमें बस डायरेक्टर की सैलरी डिडक्ट किए बिना जो नेट प्रॉफिट आते हैं उसका आप 5, 10, 1, 3% ये चीजें कैलकुलेट करते हैं। अगली बात बेटा आई, डायरेक्टर कह रहे हैं अच्छा मेरी सैलरी पर लिमिट लगा रहे हो, तो जी डायरेक्टर कह रहे हैं कंपनी एक काम करो, मेरे को किसी और तरीके से सैलरी दे दो। तो लॉ ने कहा जी हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको डायरेक्टर की सैलरी में इंक्लूड करेंगे और जिनको डायरेक्टर की सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। पहली बात लॉ ने क्या क्लैरिफाई करी बेटा, कि अगर आज कंपनी अपने डायरेक्टर को कोई सिटिंग फीस देती है, तो लॉ कहते हैं जी ठीक है डायरेक्टर सिटिंग फीस ले जाओ, ये आपकी सैलरी की वर्किंग को इंपैक्ट नहीं करेगा। और बेटा कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को मैक्सिमम कितनी सिटिंग फीस दे सकती है, पर मीटिंग पर डायरेक्टर को बेटा 1 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। और ध्यान रखना विमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सिटिंग फीस बाकी डायरेक्टर से कम नहीं हो सकती। इस पर बहुत बार सवाल बना है। तो एक तो बेटा डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन में सिटिंग फीस काउंट नहीं होगी, पर अगर कंपनी ने डायरेक्टर को और किसी भी कैपेसिटी में कोई पेमेंट कर डाली, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर कह रहे हैं यार डायरेक्टर की तरह सैलरी नहीं ले सकता, एक काम करता हूं मार्केटिंग मैनेजर बन जाता हूं, मैं प्रोडक्शन मैनेजर का भी काम संभाल लेता हूं, वहां से एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेता हूं। तो ध्यान रखना बेटा अगर डायरेक्टर किसी और कैपेसिटी में कंपनी से पैसा निकालेगा तो बेटा वो उसकी सैलरी में काउंट हो जाएगा। मतलब आप चालाकी करके किसी और तरीके से कंपनी से पैसा नहीं निकाल सकते। हावेवर बेटा डायरेक्टर लेट सपोज लॉयर था, डॉक्टर था, और कंपनी को आज कोई लीगल एडवाइस चाहिए, कंपनी को आज कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत है, और उसने एज अ प्रोफेशनल आकर के हमें सर्विस दी है, तो लॉ ने कहा जी अगर डायरेक्टर आप एज अ प्रोफेशनल क्वालिफाइड होकर के कोई सर्विस दे रहे हो, तो उस केस में उसकी सर्विस के लिए आप जो पैसा लोगे वो आपकी डायरेक्टर रेम्युनरेशन को इंपैक्ट नहीं करेगा। यहां पर बेटा ध्यान रखना, इस पर भी पेपर में सवाल आता है। यहां पर एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, एक डायरेक्टर था बेटा, उसने कंपनी को वैल्यूअर की सर्विस दे दी, पर वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं था, तो क्या इसको प्रोफेशनल सर्विस माना जाएगा? नहीं। तो यहां पर उसने जो पैसा उठाया वो उसकी सैलरी में क्लब हो जाता है। और अगला बेटा अगर डायरेक्टर ने कंपनी के बिहाफ पर कोई गारंटी दी और कंपनी उसे गारंटी कमीशन दे रही है, ये भी उसकी सैलरी की वर्किंग को इंपैक्ट नहीं करेगा। तो बेटा डायरेक्टर सैलरी में आप क्या क्या काउंट नहीं करोगे, सिटिंग फीस काउंट नहीं होगा, डायरेक्टर सैलरी में अगर उसने प्रोफेशनली सर्विस दी है उसके लिए पैसा चार्ज किया काउंट नहीं होगा, गारंटी कमीशन काउंट नहीं होगा, पर अदर वे राउंड किसी और कैपेसिटी में पैसा उठा रहे हो काउंट हो जाएगा। और बेटा एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर आई, कई बार बेटा कंपनी अपने डायरेक्टर्स के लिए इंडेमनिटी इंश्योरेंस करवा लेती है, तो अगर उस पर कंपनी ने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो क्या वो डायरेक्टर सैलरी का पार्ट बनता है? नहीं। पर अगर डायरेक्टर गिल्टी पाया गया तब वो पे किया हुआ प्रीमियम बेटा उसकी सैलरी में हो जाएगा क्लब। तो ध्यान रखना नॉर्मली प्रीमियम का पैसा डायरेक्टर सैलरी में इंक्लूड नहीं होता, पर अगर डायरेक्टर ने घपला किया, वो गिल्टी पाया गया, तब ये प्रीमियम का पार्ट भी उसकी सैलरी में मान लिया जाता है। और जस्ट फॉर नॉलेज बेटा एक चीज और बताऊंगा, अगर डायरेक्टर बेटा प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी को कोई सर्विस देकर पैसा उठा रहा है, वो उसकी डायरेक्टर सैलरी में तो नहीं आता, पर ये एक ऑफिस एंड प्लेस ऑफ प्रॉफिट होता है और आपको सेक्शन 188 का कंप्लायंस यहां पर करना पड़ जाता है। आई होप क्लासेस में मैंने बताया था, आप इस पॉइंट को कनेक्ट कर गए हो कि जी अगर डायरेक्टर किसी और कैपेसिटी में पैसा उठा रहा है तो वो उसकी सैलरी का पार्ट तो नहीं है, पर क्योंकि आप कंपनी से पैसा ड्रॉ कर रहे हो ओवर एंड अबव, तो उसके लिए 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का ध्यान आपको रखना पड़ता है। ध्यान रखना बेटा, ये सारी बातें हमने डायरेक्टर सैलरी के लिए डिस्कस करी। डायरेक्टर को सैलरी दे कैसे सकते हैं जी? मंथली फिक्स्ड अमाउंट पे कर दो, परसेंटेज फॉर्म में पे कर दो, मिक्स ऑफ बोथ दे दो, जैसी आपकी मर्जी। और अगली बात आई जी, अगर कभी भी डायरेक्टर कोई एक्स्ट्रा सैलरी लेकर के चला जाएगा तो उसे 2 साल के अंदर अपनी सैलरी रिफंड करनी पड़ेगी। पर सर क्या वो सैलरी रिफंड करने से बच सकता है? बच सकता है बेटा, पर कंपनी को 2 साल के भीतर एसआर पास करवाना पड़ता है, या कंपनी ने अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, पीएफआई से लोन ले रखा था और उसका डिफॉल्ट था, उनका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो डायरेक्टर एक्स्ट्रा सैलरी रिफंड करेगा बेटा, पर 2 साल में एसआर पास करके और इनके अप्रूवल से वो बच पाएगा। और लिस्टेड कंपनी के ऊपर बेटा एक और कंप्लायंस यहां पर दिया गया कि लिस्टेड कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में एक चीज
चीज शो करेगी, क्या शो करेगी कि उसके डायरेक्टर्स मीडियन एम्प्लॉय सैलरी के मुकाबले कितनी सैलरी ड्रॉ करते हैं। मीडियन मतलब बेटा आप मैथ्स में पढ़ते होगे मीन मीडियन मोड, तो किसी भी डेटा सीरीज को इंक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो भी सेंट्रल मोस्ट फिगर आती है उसको हम मीडियन उठाते हैं। तो ये अगर हमारे एम्प्लॉइज को हम मीडियन बेसिस पर साल का 5 लाख पे कर रहे हैं, पर डायरेक्टर साल का ड्रॉ कर रहा है 50 लाख, तो ये चीज हम शो करेंगे कि डायरेक्टर 10:1 की रेशियो में सैलरी ड्रॉ कर रहा है। तो बेटा ये बात एक लिस्टेड कंपनी डिस्क्लोज करती है। एंड बेटा फिर आती है इस चैप्टर की कहूंगा और इस सेक्शन की भी सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने क्या कहा बेटा कि अगर बाई चांस कंपनी ने डायरेक्टर्स को सैलरी देना एग्री किया हुआ था, पर उस साल बेटा कंपनी को हो गया लॉस, दैट इज कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, या कंपनी के प्रॉफिट से इनएडिक्वेट कि सारे डायरेक्टर्स को मिलाकर इस साल बेटा 50 लाख की सैलरी देनी थी, प्रॉफिट ही 20 लाख का हुआ है, तो प्रॉफिट भी एडिक्वेट नहीं है, तो ऐसे केस में बेटा क्या हो, तो लॉ ने कहा कंपनी ऐसे केस में भी आप सैलरी पे कर पाओगे, पर आपको शेड्यूल 5 की बातों का यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेटा शेड्यूल 5 के हिसाब से कंपनी आप सैलरी पे कर सकते हो। तो बेटा इसके लिए हम आ जाते हैं सीधा शेड्यूल 5 के पार्ट नंबर 2, और उसने कहा कंपनी कि अगर आप इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में डायरेक्टर को सैलरी पे करना चाहोगे तो शेड्यूल 5 का पार्ट 2 आपका रास्ता बताएगा। और बेटा शेड्यूल 5 ने क्या रास्ता बताया, उसने कहा कंपनी या तो आप पॉइंट नंबर ए के हिसाब से अपने डायरेक्टर को सैलरी दे सकते हो, पर कंपनी अगर आपका डायरेक्टर कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में आया है तो आप पॉइंट बी के हिसाब से भी उसको सैलरी दे पाओगे। बस यहां पर एक चीज का ध्यान रखना बेटा, पॉइंट ए क्या कहता है, कंपनी आप ओआर पास करके अपने डायरेक्टर को ओआर पास करके इस टेबल की लिमिट जितनी सैलरी दे सकते हो, पर कंपनी अगर आप एसआर पास कर दोगे तो बेटा यहां पहले क्या लिखा होता था, एसआर पास करके आप डबल द लिमिट पे कर पाओगे और सीजी का अप्रूवल लेकर डबल से भी ज्यादा कर सकते हो। पर बेटा फिर यहां पर लॉ अमेंड हुआ और लॉ ने यहां पर क्या लिख दिया, ओआर पास करके तो कंपनी आप इतनी सैलरी किसी भी डायरेक्टर को दे सकते हो, और अगर एसआर पास हो जाता है तो आप इस लिमिट से ज्यादा जितनी भी सैलरी देना चाहो अपने डायरेक्टर को दे पाओगे। सर ये बात क्यों बता रहे हो, बिकॉज बेटा एक कंडीशन क्या है, पार्ट ए में ओआर या एसआर एज द केस में भी आपको पास करना होता है। और बेटा पहले कंपनी अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी वाले डायरेक्टर को अगर इस पॉइंट नंबर बी में सैलरी देना चाह रही थी ना, तो पॉइंट नंबर बी में भी एसआर तो पास होता ही था। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, आज के दिन बेटा कोई भी कंपनी इस पॉइंट बी का इस्तेमाल करती नहीं। वो कहती है जी पॉइंट बी के लिए मुझे एसआर पास करना जरूरी है, और अगर मैंने एसआर पास कर दिया तो एसआर पास होने के बाद तो फिर मैं स्टेबल के हिसाब से जितनी मर्जी सैलरी दे दूंगी, तो मैं पॉइंट बी पढ़ू ही क्यों, मैं बेकार में उसका कंप्लायंस क्यों करूं। तो प्रैक्टिकली बेटा आज के दिन ये पॉइंट बी एप्लीकेबल नहीं है। तो हर कंपनी बेटा अपने डायरेक्टर को जो सैलरी पे करती है पॉइंट नंबर ए के हिसाब से पे करती है। और बेटा ये जो पॉइंट नंबर ए लॉ मेकर ने बनाया, क्या सोचकर बनाया, उन्होंने कहा जी कंपनी में लॉस हो रहा है, पर इस बार अगर हम डायरेक्टर को रेम्यूनरेट कर रहे हैं तो रेम्यूनरेशन किस बेसिस पर करें, जितना पैसा डायरेक्टर ने कंपनी में मैनेज किया, दैट इज कंपनी की जो भी इफेक्टिव कैपिटल है, तो जितनी कैपिटल डायरेक्टर आप कंपनी में मैनेज करते हो उसके हिसाब से सैलरी ले जाओ। तो बेटा देखते हैं यहां पर कंपनी कितनी सैलरी दे पाएगी। तो बेटा यहां पर इफेक्टिव कैपिटल की लिमिट्स आई, और लॉ ने क्या कहा, कंपनी आप इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पर अपने मैनेजरियल पर्सन को इतनी सैलरी दे सकते हो। मैनेजरियल पर्सन में बेटा कौन कौन आएगा, एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर। तो देखते हैं बेटा एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर को कितनी सैलरी जा सकती है। तो लॉ ने कहा कंपनी अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से कम है तो आप उसे 60 लाख रुपए एनुअली पे कर सकते हो। ध्यान रखना पर पर्सन के लिए पर एनम की लिमिट है 60 लाख। सर साल के बीच में आया था तो प्रोरेटा कर देंगे। कंपनी अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है पर 100 करोड़ से कम है तो 84 लाख, 100 करोड़ या उससे ज्यादा है पर 250 करोड़ से कम है तो 120 लाख, और अगर कंपनी आपकी इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ से ज्यादा हुई तो 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। तो ये 250 करोड़ से ऊपर जितना भी है उसका 0.01% बेटा हम कैलकुलेट करते हैं। और नीडलेस टू से एसआर अगर पास हो गया तो फिर तो आप जितनी मर्जी चाहें सैलरी दे सकते हो, आपको इस बात का भी ध्यान नहीं रखना। और बेटा यहां पर बस इतना ध्यान रखना, पहली स्लैब में एग्जैक्ट 5 करोड़ कवर नहीं है, दूसरी स्लैब में एग्जैक्ट 100 करोड़ कवर नहीं है, और तीसरी में एग्जैक्ट 250 करोड़ कवर नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा यहां पर ये लिमिट्स एग्जैक्टली आपको ध्यान रखनी है। और बेटा पहले लॉ इतना ही था, पर फिर से लॉ में अमेंडमेंट आई, उन्होंने कहा जी अच्छा कंपनी में लॉस है, तो पहले लॉ कहता था सिर्फ मैनेजरियल पर्सन को ही कंपनी आप सैलरी दे पाओगे, पर अब बेटा लॉ के अंदर प्रावधान आ गया है और कंपनी अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी सैलरी दे सकती है, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो अगर बेटा कंपनी में लॉस है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं तो ऐसे केस में वो अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कितनी सैलरी दे पाएगी, बेटा अप्रोक्सीमेट एग्जीक्यूटिव का 1/5। जैसे कि आप 60 का 1/5 करोगे तो 12 लाख, 84 का 1/5 करोगे अप्रोक्सीमेट 17 आएगा, 120 का 1/5 लगभग 24 लाख आएगा, एंड सो ऑन। तो ध्यान रखना बेटा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का आप एग्जीक्यूटिव वाले का लगभग 1/5 सैलरी दे पाओगे। तो आप बस इतना ध्यान रखना, आप ये वाली लिमिट्स याद कर लेना, और फिर राइट वाली आपकी जो लिमिट आ रही है उसको अप्रोक्सीमेट 1/5 करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और नीचे यही कहा भाई कि अगर एसआर पास हो जाए तो ये लिमिट आपकी एक्सीड कर जाएगी।
तो बस ध्यान रखना, कंपनी ये सैलरी देने के लिए आपको 4 कंडीशन कंप्लाई करनी है। क्या 4 कंडीशन भाई? पहला तो कंपनी आप या तो अगर कंपनी में नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी है उसका अप्रूवल लोगे, वरना बोर्ड का अप्रूवल लोगे। कंपनी आपने बैंक, पीएफआई, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या सिक्योर्ड क्रेडिटर इनका कोई डिफॉल्ट ना किया हो, डिफॉल्ट किया है तो इनका भी अप्रूवल लोगे। ओआर या एसआर एज द केस में भी पास करोगे, और कंपनी आप जो जनरल मीटिंग बुलाओगे ओआर या एसआर पास करने के लिए, उसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कुछ प्रिस्क्राइब्ड बातें बेटा कंपनी बताती है। इसके बाद बेटा अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, ये इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। तो ये इफेक्टिव कैपिटल मतलब जितना पैसा इफेक्टिवली डायरेक्टर्स कंपनी में मैनेज करते हैं। तो बेटा आज जो शेयर कैपिटल का पैसा लगा हुआ है, क्या वो कंपनी के धंधे में लगा? यस, उसको डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं। पर ध्यान रखना, अगर अभी कोई शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है तो ये पैसा भी कंपनी के धंधे में लगता नहीं है, बिकॉज ये पैसा भी ब्लॉक हुआ रहता है। तो इसलिए अगर कोई शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है उसे हम यहां पर काउंट नहीं करते। साथ में बेटा यहां पर ऐड करेंगे शेयर प्रीमियम, साथ में बेटा यहां सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड होते हैं, इंक्लूडिंग आपका डीआरआर, सीआरआर, हर रिजर्व आप ऐड करोगे, बस रीवैल्यूएशन रिजर्व यहां पर काउंट नहीं होता। अगला बेटा सारे लॉन्ग टर्म लोन काउंट होंगे जो भी 1 साल से ज्यादा के हैं, पर शॉर्ट टर्म लोन हम यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। तो इतना पैसा बेटा लॉन्ग टर्म बेसिस पर डायरेक्टर कंपनी में मैनेज कर रहे हैं। पर बेटा डायरेक्टर ने पैसे को मैनेज करने के बजाय उसको अगर कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तब बेटा इन्वेस्टमेंट को लेस कर देंगे, क्योंकि ये पैसा डायरेक्टर ने खुद मैनेज नहीं किया। पर बेटा अगर कंपनी का काम ही इन्वेस्टमेंट करना है तो डायरेक्टर इस पैसे को संभाल रहे हैं, इसलिए बेटा यहां पर इन्वेस्टमेंट कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट को लेस नहीं करते। अगर डायरेक्टर आपने इसमें से कुछ पैसा डुबा दिया था, लॉस लेस कर देंगे, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ है वो लेस कर देंगे, फिर आ जाएगी बेटा ये हमारी इफेक्टिव कैपिटल। तो ये वो पैसा है जो डायरेक्टर कंपनी में मैनेज कर रहे हैं, उसके हिसाब से सैलरी ले जाएंगे। सर इफेक्टिव कैपिटल देखनी कब की है? तो बेटा किसी भी साल में आप इफेक्टिव कैपिटल देखते हो पिछले साल का आखिरी दिन। तो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 22-23 अगर हमें डायरेक्टर को सैलरी देनी है तो 31 मार्च 22 को जो भी इफेक्टिव कैपिटल है। पर सर अगर हमारा ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है तो जी ऐसे केस में जो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, पिछले साल की तो इफेक्टिव कैपिटल है ही नहीं, तो लॉ ने कहा जिस भी डायरेक्टर को आप सैलरी दे रहे हो वो जिस दिन अपॉइंट हुआ था उस दिन की इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से आप अपने डायरेक्टर को रेम्युनरेट कर पाओगे। तो बेटा ये सारी बातें यहां पर इफेक्टिव कैपिटल की, और बेसिस दिस कंपनी अपने डायरेक्टर को इतनी इतनी सैलरी पे कर सकती है। बस बेटा फिर यहां पर आई एक लास्ट बात, सर बातें ही नहीं खत्म होती। बेटा नहीं खत्म होती, शेड्यूल 5 है इतना बड़ा, क्या करें? इसने क्या कहा, कंपनी जब आप अपने डायरेक्टर को टेबल के हिसाब से सैलरी दे रहे हो तो उतनी सैलरी तो आप दे सकते हो, पर चलो हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको पे करना और अलाउ करते हैं। दैट इज कुछ चीजों को हम शेड्यूल 5 में डायरेक्टर की सैलरी का पार्ट नहीं मानेंगे। किन चीजों को? कुछ ऐसे परक्विजिट्स जो कंपनी अपने डायरेक्टर को देना चाहे। कौन से परक्विजिट बेटा? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुवेशन फंड, एन्युटी फंड, जिस एक्सटेंट तक वो इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है वो काउंट नहीं होगा। ग्रेचुइटी जितनी इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है वो काउंट नहीं होगी। और बेटा लीव एनकैशमेंट, अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने छुट्टी वाले दिन भी काम करके कोई पैसा लिया था, चलो वो उसकी रेम्युनरेशन में हम क्लब नहीं करेंगे। तो ये चीज कंपनी आप अपने किसी भी डायरेक्टर को एक्स्ट्रा पे कर देना, उसकी सैलरी में काउंट नहीं होगा। और कंपनी कह रही जी कई बार हमारे यहां ना हम फॉरेनर डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं, वो अपना देश छोड़ के हमारे पास आते हैं। तो बेटा अगर कोई एक्सपेट्रिएट मैनेजरियल पर्सन है, फॉर एग्जांपल एक्सपेट्रिएट मैनेजरियल पर्सन में कहते हो तो यूएसए से आपने कोई पर्सन बुलाया और उनको अपने एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर रखा, तो लॉ कह रहा है जी एक्सपेट्रिएट मैनेजरियल पर्सन को दिए जाने वाले ये और कुछ एक्स्ट्रा परक्विजिट्स हैं जिन्हें उसकी सैलरी में आप काउंट मत करना। बेटा ये याद कर लेना, आजकल इंस्टीट्यूट सवाल बना रहे हैं। तो बेटा एक्सपेट्रिएट मैनेजरियल पर्सन के कौन से और एक्स्ट्रा परक्विजिट्स हैं जो उसकी सैलरी में काउंट नहीं होंगे? पहला बेटा बाहर से इंडिया में आ रहा है तो यहां पर बच्चों को पढ़ाएगा, महंगाई है ज्यादा, तो इसलिए उसको अगर कोई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया गया है सैलरी में काउंट नहीं होगा। कितना काउंट नहीं होगा? अप टू ₹12,000 पर मंथ और अप टू 2 चिल्ड्रन मैक्सिमम, तो 2 बच्चों तक का 12,000 रुपए पर मंथ या एक्चुअल एक्सपेंसेस व्हिचएवर इज लेस, वो उसकी सैलरी में काउंट नहीं करेंगे। अगली बात जी रिटर्न हॉलीडे पैसेज टू इंडिया ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली स्टेइंग अब्रॉड, तो भाई खुद यहां पर आए, फैमिली हो सकता है बाहर रह रही हो, तो साल में कभी ना कभी तो वो डायरेक्टर से मिलने आएगी ना, तो जो उनका इंडिया आने का खर्चा है अगर कंपनी उसे रीइंबर्स करती है ये डायरेक्टर सैलरी में काउंट नहीं होगा। पर ध्यान रखना बेटा उसको आप इकोनॉमिक क्लास से बनाना, तो पूरी जो आपकी फैमिली है अगर वो साल में एक बार इकोनॉमिक क्लास से आ रही है या 2 साल में एक बार आप उसे फर्स्ट क्लास से बुलाते हो, तो उसके लिए अगर आप उन्हें कोई रीइंबर्समेंट देते हो वो भी उनकी सैलरी का पार्ट नहीं है। और लाइकवाइज बेटा अगर डायरेक्टर यहां पर है, फैमिली भी यहीं रह रही थी, तो घूमने फिरने तो जाएंगे अपने देश, तो लॉ ने क्या कहा जी रिटर्न पैसेज फॉर सेल्फ एंड फैमिली इफ कंपनी हैज स्पेसिफाइड द लीव बी स्पेंट इन होम कंट्री एंड नॉट इन इंडिया। तो जी ऐसे केस में अगर वो अपनी होम कंट्री वापसी जा रहे हैं घूमने फिरने, उसके लिए उन्हें जो लीव ट्रेवल कंसेशन कंपनी ने दिया है वो भी उनकी सैलरी में काउंट नहीं होगा। बट एक छोटा सा पॉइंट यहां पर बस और आया था, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन एमडी है अदानी एंटरप्राइजेस में भी और उसकी सब्सिडरी में भी, दोनों लॉस मेकिंग है बेटा, तो क्या दोनों से स्टेबल के हिसाब से सैलरी ले पाएगा? लॉने का नहीं। आप दोनों कंपनीज की लिमिट निकालना, जो भी लिमिट हायर आएगी दोनों कंपनी से इन एग्रीगेट आप उतना ही पैसा ड्रॉ कर पाओगे। और दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 197।
कि ये डायरेक्टर से कितनी सैलरी ली जा सकती है। और बेटा डायरेक्टर से जब सैलरी लेते हो वो परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट होता है, तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है वो आपको सेक्शन 198 ने सिखाया। तो बेटा आ जाते हैं सेक्शन 198। इस पर भी आजकल इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया है। इस पर सवाल आने नहीं चाहिए, बिकॉज ये चीज आप ऑलरेडी इंटर में अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में कर आते हो, पर फिर भी सवाल आने लगे तो बेटा इसको पढ़ लेना। बस यहां पर एक चीज की राय मैं दूंगा, ये सेक्शन 198 बेटा मेरी मेन बुक से आप मत पढ़ना, बिकॉज मेन बुक में जो ड्राफ्टिंग का तरीका है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लॉ मेकर ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्राफ्टिंग इसकी करी है, तो मैंने आपको इसकी एक सिंप्लीफाइड नोटिंग कराई थी, और वही सिंप्लीफाइड नोटिंग मैंने आपको आपकी कॉम्पैक्ट बुक में भी दी हुई है। तो कॉम्पैक्ट बुक से जैसे मैंने पढ़ाया था इसी को बस आप याद रखेंगे। ये अगर आप एक बार अपने दिमाग में फिट कर लोगे, पेपर में कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं बेटा सेक्शन 198 में नेट प्रॉफिट्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो बेटा आप अपने पीएनएल में से नीचे से स्टार्ट करना, और ऊपर चलते चलते कुछ चीजें ऐड करते चलेंगे, कुछ चीजें लेस करते चलेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो पीएनएल में आप क्या पिक करना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ध्यान रखना आपको बिफोर टैक्स वाले नेट प्रॉफिट उठाने हैं। उसके बाद लॉ ने क्या कहा कि जी आप ये कुछ चीजें कर देना ऐड बैक, दैट इज आप जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाओगे तो बेटा ये चीजें ऐड बैक होंगी या ये खर्चे ऐड बैक होंगे। और बेटा ये खर्चे ऐड बैक सिर्फ कब होंगे, अगर ये पीएनएल में डिडक्टेड थे। तो हमने क्या लिखा, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर एडेड बैक इफ दे वर डिडक्टिंग व्हाइल कंप्यूटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त आपने इन खर्चों को लेस किया था तो इनको कर देना एड बैक। क्या क्या एड बैक होगा बेटा, एक तो सारे प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, पर जब भी आप प्रोविजन को एड बैक कर रहे हो तो जो एक्चुअल खर्चा हुआ था उसे लेस जरूर कर लेना, ठीक, अगर आपने ऑलरेडी उसे लेस नहीं कर रखा ऑब्वियसली। दूसरा बेटा डैमेजेस या कॉम्पनसेशन अगर कोई डायरेक्टर्स ने वॉलंटरीली पे किया था वो तो ऐड हो जाएगा, पर बेटा अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए डैमेजेस दिए गए थे उनको आप एड बैक नहीं करोगे। सर वॉलंटरीली वाले डैमेजेस एड बैक हो रहे, इसका मतलब क्या, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, डायरेक्टर को ज्यादा सैलरी मिल पाएगी। पर बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो डायरेक्टर की गलती थी, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बेटा जो खर्चा हुआ होगा वो आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, और डायरेक्टर आप उस रिड्यूस प्रॉफिट पर ही अब सैलरी ड्रॉ करोगे। चौथा केस बेटा यहां पर क्या है, रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर, ये भी एड बैक हो जाएगा क्योंकि कैपिटल खर्चा है। लाइकवाइज बेटा लॉस ऑफ कैपिटल नेचर वो सब भी आप एड बैक करोगे, फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ एनी अंडरटेकिंग। बस बेटा यहां पर एक लॉस को लॉस ऑफ कैपिटल नेचर नहीं माना जाएगा। कौन सा लॉस, अगर कोई लॉस कंपनी को हुआ है अपना फिक्स्ड एसेट बेचने पर। फॉर एग्जांपल बेटा फिक्स्ड एसेट की डब्ल्यूडीवी आ रही थी 10 लाख और डायरेक्टर्स ने वो एसेट 7 लाख का बेच दिया, तो 3 लाख यहां पर नुकसान है। तो ये बिजनेस का रूटीन का खर्चा है, चलता रहता है जी एसेट बेचना, तो इसलिए फिक्स्ड एसेट बेचने पर जो लॉस है उसे एड बैक आप नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना बेटा ये सारे खर्चे एड बैक हो जाते हैं। और ध्यान रखना गलती से कोई ऐसा खर्चा एड बैक मत कर देना जो एक्चुअल खर्चा है, दैट इज एक्चुअल एक्सपेंसेस लाइक वर्किंग चार्जेस, डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2, इंटरेस्ट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, एक्चुअल बैड डेट, रेवेन्यू नेचर का खर्चा, डोनेशन एटसेट्रा। तो बेटा ये तो हमेशा डिडक्टेड रहते ही हैं, और गलती से कोई डिडक्ट करना भूल गए थे तो अब डिडक्ट कर लेना। तो 198 में ये जो एक्चुअल खर्चे हैं ये तो नेट प्रॉफिट में से लेस होंगे ही होंगे। तो बेटा ये तो आपकी बातें हुई खर्चे की कि ये वाले खर्चे एड बैक होंगे, ये वाले खर्चे आपके डिडक्टेड रहते हैं। अगली बात बेटा यहां पर आई इनकम्स की। इनकम्स में बेटा यहां पर क्या बोला गया कि जी ये फॉलोइंग जो इनकम है अगर आपने नेट प्रॉफिट निकालते वक्त इनको ऐड कर रखा है तो इन इनकम्स को हटा देना, क्योंकि इन कमाइयों पर हम डायरेक्टर को सैलरी नहीं देते। तो बेटा फॉलोइंग इनकम्स आर डिडक्टेड इफ दे वर इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग नेट प्रॉफिट। तो बेटा अगर ये नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी एडेड थी तो इन इनकम्स को आप हटा दोगे। कौन कौन सी इनकम भी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। तो जी अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेचकर कुछ पैसा कमाया तो उसमें डायरेक्टर की कोई मेहनत नहीं लगी, उस पर आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, तो उस प्रॉफिट को हटा देंगे। पर बेटा अगर कंपनी का काम इन्वेस्टमेंट करना है तो डायरेक्टर की मेहनत लगी होगी ना, तो ये वाला प्रॉफिट आपका एडेड बैक रहेगा। दूसरा बेटा कौन सा प्रॉफिट हटाएंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अंडरटेकिंग, और कोई भी अनरियलाइज या नोशनल गेन वो भी आप करते हैं रिमूव। बस बेटा यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है इसको ध्यान रखना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वो भी बेटा हम लेस तो करते हैं, पर इसके लेस करने का तरीका क्या होगा बड़े ध्यान से समझना। ये वाला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। फिक्स्ड एसेट को बेचने पर कभी भी प्रॉफिट कब होता है, जब आप उसे डब्ल्यूडीवी से ज्यादा बेचोगे। फॉर एग्जांपल बेटा आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा था, जिस समय आपने इसको खरीदा था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट उस समय आ रही थी बेटा लेट्स सपोज 10 करोड़। आपने ओवर द इयर्स उसे डेप्रिशिएट किया, डेप्रिशिएट करते 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 आज वो इतना डेप्रिशिएट हो गया है कि बुक्स में उसकी डब्ल्यूडीवी आ रही है 4 करोड़। और बेटा फिक्स्ड एसेट को अगर तो आप लॉस पर बेचते हो, फॉर एग्जांपल आपने 3 करोड़ में बेचा, तो जो आपका 1 करोड़ का लॉस है ये तो बेटा रूटीन लॉस था, इसको तो हमने ऐड बैक भी नहीं किया था, ठीक, ये हम खर्चों में सीख चुके हैं। पर बेटा एसेट को बेचने पर कई बार प्रॉफिट होता है। तो लेट्स सपोज बेटा आपने ये एसेट सेल कर दिया 6 करोड़ का,
तो ये बेटा आपका 2 करोड़ का है प्रॉफिट। क्या सर हम इस प्रॉफिट को लेस करना है? क्या इस प्रॉफिट पर डायरेक्टर को सैलरी नहीं मिलेगी? ध्यान रखना बेटा, आपको कभी भी लेस नहीं करना है, क्योंकि ये एक तरीके से आपने अपनी डेप्रिसिएशन को रिकवर किया है। तो क्योंकि हमने पिछले सालों में डेप्रिसिएशन लेस करके डायरेक्टर को कम सैलरी दी थी, अब आप जब इस डेप्रिसिएशन को इनडायरेक्टली रिकवर कर रहे हो, ये प्रॉफिट आपके नेट प्रॉफिट का पार्ट रहेगा, इस पर डायरेक्टर सैलरी ले सकता है। दैट इज, अगर कंपनी आप WDV से ज्यादा उसे बेच रहे हो, तो इस केस में जब तक आप डेप्रिसिएशन रिकवर कर रहे हो, उतने प्रॉफिट तक तो आप डायरेक्टर को बिंदास सैलरी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये वाले नेट प्रॉफिट, दैट इज, अगर आपका सेलिंग प्राइस बेटा 10 करोड़ तक का हुआ, तो कंपनी आपने जो ये 6 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, इस पर डायरेक्टर को सैलरी मिल पाएगी। ये प्रॉफिट आपको सेक्शन 198 में लेस करने की जरूरत नहीं है। पर बेटा बाई चांस डायरेक्टर ने इस एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा पर बेच मारा, मतलब डायरेक्टर ने 11 करोड़ में सेल कर दिया, तो बेटा ऐसे केस में लॉ ने क्या कहा, कंपनी अगर आप इतने ज्यादा प्रॉफिट पर उसे बेच रहे हो, तो यहां पर आपने जो ये 1 करोड़ एक्स्ट्रा कमाया है, ये डेप्रिसिएशन की रिकवरी नहीं है, इस पर हम डायरेक्टर को सैलरी नहीं दे सकते। इसलिए बेटा इस पॉइंट ने क्या कहा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट प्रॉफिट में से लेस तो होगा, पर कब लेस होगा, अगर बेटा आपका सेलिंग प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट से कम रहा, WDV से तो ज्यादा है पर ओरिजिनल कॉस्ट से कम रहा, यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, आप उस प्रॉफिट को डिडक्ट मत करना। पर बेटा अगर आपका सेलिंग प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट से भी टप गया, तो लॉ ने कहा है जी इस केस में तो आपको अपने प्रॉफिट घटाने पड़ेंगे, पर सिर्फ कितने घटाने पड़ेंगे, जितना भी आपका सेलिंग प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट से एक्स्ट्रा है। हमारे एग्जांपल में सिर्फ 1 करोड़ आप कर देना लेस। आई होप बेटा ये बात समझ में आई हो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर पेपर में सवाल आए हुए हैं। तो दिस इज हाउ बेटा 198 के आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करिएगा, और जो बाकी की आपकी इनकम थी वो एडेड रहेंगी, इंक्लूडिंग एनी सब्सिडी। तो आज अगर आपको सरकार से कोई सब्सिडी वगैरह मिली थी बेटा, वो आपकी इनकम का पार्ट रहती है। तो ध्यान रखना, सरकार के द्वारा दी गई कोई सब्सिडी, बाउंटीज, उनको आप नेट प्रॉफिट में जोड़े रखते हो, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली आपको मना किया हो। और फाइनली बेटा 198 में जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो, तो आप एक्चुअल खर्चे लेस करते हो। एक्चुअल खर्चे में डायरेक्टर की सैलरी का खर्चा भी एक एक्चुअल खर्चा, वो भी लेस होता है। पर जब आप इन प्रॉफिट का इस्तेमाल 197 के लिए करोगे ना, तो उस समय ध्यान रखना, डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन का खर्चा है वो आप ऐड बैक कर देते हो, मतलब उसे डिडक्ट किए बिना आप देखते हो डायरेक्टर की सैलरी कितनी होगी। तो फॉर एग्जांपल बेटा आपने नेट प्रॉफिट निकाले थे और आपके सारे नेट प्रॉफिट यहां पर आ गए थे 100 करोड़, बस अभी तक आपने डायरेक्टर सैलरी का खर्चा लेस नहीं किया था। लेट सपोज आपकी डायरेक्टर सैलरी का खर्चा यहां पर आया 10 करोड़, तो 90 करोड़ इज द नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198। मतलब अगर 198 का इस्तेमाल आप कंपनीज एक्ट में कहीं भी और करोगे, जैसे कि CSR के सेक्शन में करते हैं हम, तो वहां पर तो नेट प्रॉफिट का मतलब 90 करोड़ ही होगा। पर बेटा जब 198 का इस्तेमाल हम 197 के लिए करेंगे ना, तो लोग कहते हैं जी डायरेक्टर की सैलरी डिडक्ट किए बिना आप देखना नेट प्रॉफिट कितने, दैट इज 100 करोड़, क्योंकि हम डायरेक्टर की सैलरी निकालने के लिए ही तो नेट प्रॉफिट देख रहे हैं। तो इसलिए यहां पर आपकी कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती, पूरा ग्रॉसिंग अप करके आपको ये काम करना पड़ता। तो लॉ ने कहा जी टेंशन ही नहीं है, आप 197 के लिए जब 198 के नेट प्रॉफिट उठाओगे, उसमें आप डायरेक्टर सैलरी डिडक्ट किए बिना देख लेना आपके नेट प्रॉफिट कितने हैं। और बेटा दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 198। इसके बाद बेटा ज्यादा कुछ इस चैप्टर में नहीं बचा, निपटाते फटाफट से और इस रिवीजन को खत्म भी करते हैं। 199 ने बस क्या कहा बेटा, अगर कंपनी ने कभी भी फ्यूचर में अपने खातों को किया रीस्टेट, फॉर एग्जाम्पल बेटा कंपनीज एक्ट का सेक्शन 130 और 131 आता था, जहां पर कंपनी के खाते रीस्टेट हो सकते थे। तो बेटा पास्ट ईयर में कंपनी ने जब ओरिजिनल खाते बनाए थे, उसमें कंपनी के प्रॉफिट आ रहे थे 100 करोड़ के। बेसिस दैट कंपनी ने अपने डायरेक्टर को 11% तक की टोटल 11 करोड़ की सैलरीज लेट से दे दी। बाद में पता चला जी कंपनी में घपला है, कंपनी के उस साल के खातों को रीओपन किया गया, और खाते रीओपन करने के बाद पता चला जी कंपनी के एक्चुअल प्रॉफिट थे 70 करोड़। अब हुआ क्या जी, अगर एक्चुअल प्रॉफिट 70 करोड़ थे, तो हम तो डायरेक्टर को ज्यादा सैलरी दे चुके हैं, तो क्या बेटा ये सैलरी डायरेक्टर को रिफंड करनी रहेगी? यस। तो इस सेक्शन ने क्या कहा, अगर कंपनी फ्यूचर में कभी भी अपने फाइनेंशियल्स को रीस्टेट कर रही है ड्यू टू फ्रॉड, जैसा कि बेटा IL&FS में हुआ था, तो ऐसे केस में जो भी एक्स्ट्रा सैलरी गई है, वो सैलरी आपको करनी पड़ेगी रीइंबर्स। अगला है बेटा सेक्शन 200, इसको आप पेपर के लिए भी स्किप कर सकते हो। इसने बस इतना कहा, कंपनी जब भी अपने डायरेक्टर की सैलरी फिक्स कर रही होगी, इन कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखेगी। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, किस इंडस्ट्री में है, बाकी लोगों को कैसी सैलरी मिलती है, डायरेक्टर ने कितना काम किया है, इन चीजों को ध्यान रख के ही कंपनी आप सैलरी पे करना, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। अगला है बेटा सेक्शन 201, इसने बस आपको वो फॉर्म बताया
कि जब आप सेक्शन 196 में सीजी का अप्रूवल लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने शेड्यूल 5 पूरा नहीं कर रखा था, आप सीजी के पास अप्रूवल लेने गए, तो सीजी का अप्रूवल लेने बेटा हम फॉर्म MR2 का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी सीजी के पास हम जाएंगे, इसने बस इतना कहा, सीजी के पास जाने से पहले आप एक जनरल नोटिस पब्लिक एट लार्ज को इशू करिएगा और इस जनरल नोटिस में आप बताना कि जी हम सीजी के पास जाने वाले हैं। और जब आप सीजी के पास जाओगे तो वो ये बात आप सीजी को भी इंटीमेट करते हो कि हाँ जी सीजी, मैंने एक जनरल न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया था आपके पास आने से पहले। भैया एक बार फुल स्क्रीन करिएगा प्लीज। तो बस बेटा यही आपका कहा सेक्शन 201 ने कि MR2 में सीजी के पास जाएंगे, जाने से पहले एक जनरल नोटिस मेंबर को देंगे, न्यूज़पेपर में ऐड देंगे और इन दोनों की कॉपी सीजी को एप्लीकेशन का अप्रूवल लेते वक्त फर्निश करेंगे। फिर आया बेटा यहां पर सेक्शन 202, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत प्रैक्टिकल सवाल इंस्टीट्यूट ने बनाए हुए हैं और ये किस चीज की बात कर रहा है, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। तो बेटा जो हमारी कंपनी है, लेट्स से हमारी कंपनी है रिलायंस, हम चाहते हैं जी हमारी कंपनी को चलाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स आए, बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरी कंपनी के लेट से MD WTD मैनेजर बने। पर बेटा ऐसे लोग जो टैलेंटेड लोग हैं, उनके पास तो लाइन लगी रहती है ऑफर्स की, तो वो क्यों दूसरा ऑफर छोड़ के मेरी कंपनी के पास आए? तो जी हम उसको लिक्विडेटिव पैकेज ऑफर करते हैं। पर जब वो मेरी कंपनी के पास आता है ना, उसका एक डर रहता है कि कंपनी, मैं इतने सारे ऑफर्स छोड़ करके आपकी कंपनी के पास आ रहा हूं, पर कल को आप ही ने मेरे को अगर जॉब से लात मारकर निकाल दिया तो मेरे तो भारी नुकसान हो जाएगा। तो बड़ा ऐसे केसेस में कंपनी अच्छे अच्छे लोगों को हायर करने के लिए उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक बात लिखती है कि जी चिंता मत करो, आपकी जॉब एकदम सेफ है। और कल को किसी भी कारणवश अगर कंपनी आपके ऑफिस को खत्म करेगी तो उसके लिए कंपनी आपको कॉम्पनसेशन पे करेगी। उसी को बेटा हम कहते हैं कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। पहली बात बेटा, ऐसा कॉम्पनसेशन सिर्फ उन लोगों को दिया जा सकता है जो हमारी कंपनी के डे इन डे आउट वर्किंग में इन्वॉल्व है। तो सेक्शन ने क्या कहा, ये कॉम्पनसेशन कंपनी आप सिर्फ पे कर सकते हैं अपने MD WTD मैनेजर को। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बेटा ये कॉम्पनसेशन पे नहीं हो सकता। ध्यान रखना, पेपर में सवाल आया हुआ है कि जी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को क्या कॉम्पनसेशन जाएगा? नहीं। तो ये जो कॉम्पनसेशन है बेटा सिर्फ और सिर्फ आप MD WTD मैनेजर को दे सकते हो, इनके अलावा किसी डायरेक्टर को नहीं। पर बेटा फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने सेक्शन 164 में कोई डिस्क्वालिफिकेशन इन्वोक करी और उसका ऑफिस वेकेट हो गया, तो डायरेक्टर की गलती थी उसका ऑफिस खत्म होने में, क्या ऐसे केस में कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए? नहीं। तो लॉ ने यहां पर बेटा कुछ पॉइंट्स बताए जब एक डायरेक्टर कॉम्पनसेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं होगा। क्या क्या पॉइंट? अगर बेटा उसका ऑफिस वेकेट हुआ है सेक्शन 167 में, या बेटा आज कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ है, डायरेक्टर की गलती से वाइंडिंग अप हुआ है, ऐसे केस में कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। डायरेक्टर ने बेटा फ्रॉड या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था जिसकी वजह से उसे निकाला गया, तो भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। या बेटा अगर उसने अपना रिमूवल खुद से ही इंस्टिगेट किया था, मतलब उसने खुद से साजिश रची थी कि किसी तरीके से उसका ऑफिस कंपनी में खत्म हो जाए और उसे कॉम्पनसेशन मिल पाए, ऐसे केस में भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। और बेटा दो पॉइंट यहां पर और है, इनको बड़े ध्यान से समझना। आज अगर बेटा नॉर्मली एक डायरेक्टर कंपनी से रिजाइन करके जाता है तो उसे कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर कॉम्पनसेशन। पर यहां पर बेटा एक दूसरा केस आता है, आज जब डायरेक्टर बेटा कंपनी से रिजाइन करता है तो हम क्या देखते हैं कि क्या उस समय कंपनी का कोई रीस्ट्रक्चरिंग, फॉर एग्जांपल मर्जर वगैरह हो रहा था या नहीं। अगर बेटा कंपनी की कोई रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई थी और डायरेक्टर खुद रिजाइन करके गया है, उसे कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। पर बेटा अगर कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी, फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी जाकर किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई, इस केस में डायरेक्टर ने रिजाइन तो किया पर बेटा उसे सामने वाली ट्रांसफरी कंपनी में एक जॉब ऑफर हो गई, तो हमारी कंपनी क्योंकि मर्ज होने वाली थी तो हमारी कंपनी तो वैसे ही बंद हो जाएगी, तो हमारे डायरेक्टर को सामने वाली कंपनी में बेटा ऑफिस ऑफर हो गया, तो क्या ऐसे केस में उसे हमारी कंपनी से कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए? नहीं। पर बेटा हमारी कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग हुई, हमारी कंपनी जाकर सामने वाली में मर्ज होगी और सामने वाली कंपनी ने हमारे डायरेक्टर को ऑफर ही नहीं दिया, तो बेटा ऐसे केस में क्या उसे कॉम्पनसेशन मिल जाएगा? यस, यही बात यहां पर लिखी हुई है कि अगर डायरेक्टर ने रिजाइन किया है इन केस ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग और उसे सामने वाली रिस्ट्रक्चर्ड कंपनी में जॉब मिल जाती है, तब भी वो कॉम्पनसेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। और सर कॉम्पनसेशन मिलेगा कितना, ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल बेटा हमने एमडी को अपॉइंट किया हुआ था कंपनी में 5 सालों के लिए और हमने उसे एक ही साल के बाद कहा जी हम आपको लात मारकर निकाल रहे हैं, क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा? यस। पर बेटा कॉम्पनसेशन उसे कितना मिलेगा? तो जी अभी उसका कंपनी में 4 साल पेंडिंग है, तो क्या उसे 4 सालों की सैलरी एडवांस के तौर पर दे दे? लॉ ने कहा जी नहीं, मैक्सिमम आप उसे 3 ही साल की सैलरी दे सकते हो। अच्छा जी, उसने कहा ठीक है जी 3 साल तक की सैलरी हम दे देंगे। 5 साल के लिए बेटा अपॉइंट किया था और हमने उसे 3 साल के बाद लात मारकर निकाल दिया, तो उसकी जॉब कितनी पेंडिंग थी? 2 साल। तो क्या ऐसे केस में भी उसको 3 साल की सैलरी मिलनी चाहिए? नहीं, यहां कितनी सैलरी मिलेगी? 2 साल की। तो लॉ ने कहा जी कॉम्पनसेशन आपको कितना मिलेगा? रिमाइंडर ऑफ योर टेन्योर या 3 इयर्स विच एवर इज लेस। तो ध्यान रखना, जितना भी आपका टाइम पीरियड पेंडिंग है वो या 3 साल विच एवर इज लेस, उतने साल की सैलरी हम आपको कॉम्पनसेशन के तौर पर देंगे। और सर फ्यूचर में जो सैलरी कमाने वाला था क्या वो कॉम्पनसेशन के तौर पर देते? नहीं। तो यहां तो बेटा हमने सिर्फ टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, लेट से 3 साल, तो उसे कौन सी सैलरी 3 साल से मल्टीप्लाई कर हम देते हैं? तो बेटा यहां पर हम निकालते हैं एवरेज रेम्युनरेशन जो वो पास्ट में कमाता हुआ आ रहा है।
तो जो आपने पास्ट में कमाया है, हम आपकी वो एवरेज सैलरी उठाकर देखेंगे, जो भी आपका रिमाइंडर ऑफ द टेन्योर या 3 साल व्हिचएवर इज लेस रह गया था, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी योर कॉम्पनसेशन। तो बेटा अगर कोई डायरेक्टर हमारी कंपनी में पास्ट में लेट से 6 सालों से काम कर रहा था, तो सर क्या 6 की 6 सालों की सैलरी का एवरेज करेंगे? नहीं, लॉ ने कहा जी हम उसका एवरेज करेंगे पिछले 3 सालों की सैलरी का। तो पिछले 3 सालों में उसने कंपनी से जो भी पैसा ड्रॉ किया था उसका एवरेज करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा उसके रिमाइंडर ऑफ द टेन्योर और 3 ईयर व्हिचएवर से, वो कॉम्पनसेशन होगा। सर अगर सर हमारी कंपनी में काम करते हुए अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ था, तो बेटा 1 साल की सैलरी देख लेंगे। तो लॉ ने क्या कहा जी आपको उसकी रेम्युनरेशन कब की देखनी है? एवरेज रेम्युनरेशन मींस एवरेज सैलरी ड्यूरिंग द लेसर ऑफ द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस और 3 इयर्स, दैट इज जितना काम वो कंपनी में करता हुआ पीछे से आया है, या 3 साल विच एवर इज लेस, उतने साल की आप सैलरी उठाना, उसका एवरेज करना और उसको इस टेन्योर से कर देना मल्टीप्लाई, दिस विल बी हिज कॉम्पनसेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको रखिएगा ध्यान। 203 हम कर चुके हैं बेटा। 204 आता है आपका सेक्रेटेरियल ऑडिट। क्या बेटा हर कंपनी को अपना स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कराना होता है? यस। वो कौन करता है? सीए। सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या हर कंपनी को कराने? नहीं। और जिसको कराना है ये कौन करता है बेटा? सीएस इन प्रैक्टिस। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो किस किस कंपनी को सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना होता है? एक तो बेटा हर लिस्टेड कंपनी या हर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल या तो 50 करोड़ हो या टर्नओवर 250 करोड़ हो, या बेटा कोई भी कंपनी, कोई भी जब मैं बोलता हूं यहां पर प्राइवेट भी आएगा पब्लिक भी, जिसकी बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। और बेटा ये सारी लिमिट्स हम पिछले साल के आखिरी दिन पर देखते हैं। तो इन कंपनीज को बेटा अपना सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना होता है। किससे करवाना है? सीएस इन प्रैक्टिस से। और ये कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देंगी कि हमने सेक्रेटेरियल ऑडिट करवा दिया। और बेटा सेक्रेटेरियल ऑडिट करते समय सीएस इन प्रैक्टिस अपनी सारी बातों का ध्यान रखेगा। कोई भी ऑब्जर्वेशन है वो बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज की जाएगी अगर उसने कोई भी नेगेटिव मार्किंग करी। सेक्रेटेरियल ऑडिट में बेटा सीएस क्या चेक करेगा? कंपनी ने जी कंपनीज एक्ट लॉज को कंप्लाई किया हो, टाइमली मिनट्स बनाए हो, रिजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग हुई हो, फाइलिंग प्रॉपर हुई है, यानी यही सारी चीजें बेटा सेक्रेटेरियल ऑडिट में चेक होती है। एंड फाइनली बेटा हमारे डायरेक्टर्स का लास्ट सेक्शन आ जाता है, सेक्शन 205, फंक्शंस ऑफ सीएस। कि जी अगर किसी भी कंपनी में सीएस अपॉइंटेड है उसके क्या फंक्शन रहते हैं? जनरली बेटा आपके पेपर में सवाल नहीं आता, आज तक तो कभी आया नहीं, बिकॉज सीएस के फंक्शन है। फिर भी बेटा क्या काम करता होगा? डायरेक्टर्स को गाइड करता होगा, डायरेक्टर्स के बिहाफ पर जनरल मीटिंग वगैरह का नोटिस भेजता होगा, उनको एनसीएलटी वगैरह में रिप्रेजेंट करना है तो अथॉरिटीज के पास जाकर रिप्रेजेंट करता होगा। यही सारे काम बेटा एक सीएस के रहते हैं। तो ये आप पढ़ लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आज तक अभी पेपर में नहीं आया। एंड दिस इज ऑल अबाउट आपका डायरेक्टर्स का 3rd चैप्टर। तो बेटा हमारी ये रिवीजन एक्सप्रेस थी, तो थोड़ा सा मैं कहीं फास्ट गया हूं, तो फास्ट जाना जरूरी था, बिकॉज इस समय यही हमारा एजेंडा है कि फास्ट बेसिस पर मिनिमल टाइम में आपकी सारी चीजें ब्रशअप होती हुए चले। जैसी भी आपको एक क्लास लगी हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आगे हम इसी तरीके की रिवीजन वीडियोस के साथ आते रहेंगे बेटा। तब तक के लिए अपनी तैयारी अप टू द मार्क रखिए। टेक केयर, गुड बाय, विश यू ऑल द सक्सेस।